अभिविजन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि डिफरेंट स्कॉलर्स ने कास्ट पॉलिटिक्स के ऊपर अपने क्या विचार दिए हैं, अपनी क्या ओपिनियन दी है। उनके ओपिनियन, उनके आइडियाज को समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स, उनके द्वारा दिए गए इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप देखिएगा। ओके, तभी आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से बिल्ड कर पाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहचान की राजनीति यानी कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के अंतर्गत हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार विभिन्न जातियां राजनीति को प्रभावित करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार भारत में जो विभिन्न कास्ट्स हैं वो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती हैं। राज्यों की राजनीति में जाति का प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया है कि टीकर जैसे विद्वानों ने राज्यों की राजनीति को जातियों की राजनीति की संज्ञा दी है। यानी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि वे कौन से विद्वान हैं जिन्होंने इंडिया के स्टेट पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट कहकर पुकारता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टीकर। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी कि टीकर ने जातियों के प्रभाव को देखते हुए, टीकर ने राजनीति में जातियों के प्रभाव को देखते हुए उन्होंने राज्यों की राजनीति को जातियों की राजनीति की संज्ञा दी है। ओके फ्रेंड्स, एक राष्ट्र का, एक राज्य का प्रमुख जो उद्देश्य है वो है अपने राष्ट्रीय हितों को अधिकतम करना, अपने नेशनल इंटरेस्ट को मैक्सिमम करना। लेकिन आज के समय में आप देखेंगे कि आज नेशनल इंटरेस्ट की अपेक्षा यानी कि राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा जातिगत हितों को विशेष महत्व दिया जा रहा है, जिसके कारण हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो रही है। फ्रेंड्स, प्रसिद्ध समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवासन का मत है कि परंपरावादी जाति व्यवस्था ने प्रगतिशील और आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था को इस तरह प्रभावित किया है कि यह राजनीतिक संस्थाएं अपने मूल रूप में कार्य करने में समर्थ नहीं रही हैं। अर्थात जिस उद्देश्य से, जिन कारणों से इन राजनीतिक संस्थाओं को बनाई गई है और उनका जो उद्देश्य है वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए जिस प्रकार से नीति नियम बनाते हैं ताकि देश को विकास के पथ पर अग्रसर किया जा सके, उन नीति नियमों को ये जातियां प्रभावित करने के काम कर रही हैं। ये जातियां उन नीतियों को अपने अनुरूप ढालने के लिए इन पर दबाव डाल रही हैं। इसीलिए एम.एन. श्रीनिवासन जी का मत है कि परंपरावादी जो जाति व्यवस्था है वो प्रगतिशील और आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था को इस तरह से प्रभावित कर रही हैं कि ये जो राजनीतिक संस्थाएं हैं वो जिसके लिए बनी है, जिस कार्य के लिए बनी है, जिस उद्देश्य के लिए बनी है, वो अपने मूल रूप में कार्य करने में समर्थ नहीं रह पा रही हैं। अर्थात इन्हें डिफरेंट कास्ट्स ने अपने अनुरूप मोल्ड करने का प्रयास किया है। ओके, अपने अनुरूप ढालने का प्रयास किया है। जैसे कि आप देखेंगे कि यदि कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस किसी भी प्रकार के पॉलिसी को निर्माण करती है तो विभिन्न प्रकार के जो कास्ट्स हैं वो देखते हैं कि जो इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो पॉलिसीज बनाई जा रही है वो हमारे हित में है या नहीं, और यदि वे उनके हित में नहीं रहते हैं तो वो उन पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं, उनकी नीतियों को अपने अनुरूप चेंज करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इसीलिए प्रसिद्ध समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवासन जी का मत है कि ये जो राजनीतिक संस्थाएं हैं वो वर्तमान समय में अपने मूल रूप में कार्य करने में समर्थ नहीं रह पा रही हैं। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। फ्रेंड्स, एम.एन. श्रीनिवासन जी की एक फेमस कृति है, एक फेमस रचना है, उनकी एक फेमस बुक है
इसका नाम है कास्ट इट्स 20th सेंचुरी अवतार, जो कि 1996 में पब्लिश हुई थी, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इस बुक का नाम आप याद रखेंगे क्योंकि बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो एनटीए यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। और अपने इसी पुस्तक में उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट और कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृतिजेशन दिया है। ओके, तो ये क्या है? इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से एम.एन. श्रीनिवासन जी क्या समझाना चाहते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट क्या है? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट क्या है। तो इसके अंतर्गत एम.एन. श्रीनिवासन जी ये बात करते हैं कि ऐसा नहीं है कि हर क्षेत्र के अंदर एक ही जाति प्रभावी होती है। आप अलग अलग रीजन के अंतर्गत जाएंगे तो अलग अलग रीजन में आपको अलग अलग जातियां प्रभावी भूमिका के रूप में दिखाई देंगी। अर्थात एम.एन. श्रीनिवासन जी का कहना है कि डिफरेंट रीजन्स ऑफ डिफरेंट कास्ट, अर्थात अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जातियां प्रभावी भूमिका के रूप में आपको नजर आएंगी। यही एम.एन. श्रीनिवासन जी का कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट है कि एक रीजन के अंतर्गत एक जाति ऐसी होती है जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावी रूप में नजर आएंगी। ओके, कोई जरूरी नहीं है कि किसी एक क्षेत्र के अंतर्गत कोई एक विशेष जाति प्रभावी है तो दूसरे क्षेत्र के अंतर्गत वही जाति प्रभावी होगी, ऐसा नहीं है। आप अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे तो आपको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जातियां प्रभावी भूमिका के रूप में आपको नजर आ जाएंगी। तो अपने कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट के माध्यम से एम.एन. श्रीनिवासन जी इसी बात को समझाना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इनके कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट को समझ पाए होंगे। ओके, नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृतिजेशन। इसके अंतर्गत एम.एन. श्रीनिवासन जी ये कहते हैं कि वर्तमान समय में जो डोमिनेंट कास्ट हैं उनके जो कल्चर्स हैं, उनकी जो संस्कृति है, उनके जो प्रैक्टिस हैं, उनके जो वैल्यूज हैं, उन्हें फॉलो करने का प्रयास किया जा रहा है लोअर कास्ट के द्वारा। ओके, यानी कि ऐसे कास्ट जिनका डोमिनेंस है किसी एक पार्टिकुलर रीजन के अंतर्गत, तो उनके कल्चर्स, प्रैक्टिस और वैल्यूज को लोअर कास्ट फॉलो करते हैं, यानी उनका अनुसरण करते हैं। उनका कहना है कि हायर कास्ट के लोगों के लोअर कास्ट द्वारा उनके संस्कृति व मूल्यों को अनुसरण करने का प्रयास किया जा रहा है और वर्तमान समय में यह प्रवृत्ति ज्यादा देखने को मिल रही है। अपने संस्कृतिजेशन के अवधारणा के अंतर्गत वो ये कहते हैं कि चूंकि लोअर कास्ट अपर कास्ट के संस्कृति को फॉलो कर रही हैं, उनके मूल्यों, उनके संस्कृति, उनके भावनाओं, उनके आदर्शों को अपना रही हैं और लोग अपने पहचान, अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों को छोड़कर किसी विशेष कास्ट के मूल्यों को अनुसरण करने का प्रयास कर रहे हैं, यही जो है एम.एन. श्रीनिवासन का कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृतिजेशन है। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आपको याद रखना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट और कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृतिजेशन जो है वो किनके द्वारा दिया गया टर्म है। तो आपको याद रखना है एम.एन. श्रीनिवासन जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया ये अवधारणा है, ये संकल्पना है। ओके, हमारे देश में यह सोचा गया था कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाने के साथ राजनीति में जाति की भूमिका का अंत हो जाएगा और जाति की भूमिका बहुत कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि व्यवहार में जब प्रैक्टिकल रूप में जब एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर वोटिंग हुई, मताधिकार हुए, चुनाव प्रारंभ हुए, तो जातिगत संस्थाएं अधिक महत्वपूर्ण बन गई। ओके,
क्योंकि उनके पास भारी संख्या में मत थे। और लोकतंत्र में आप जानते हैं कि सत्ता को प्राप्त करने के लिए इन मतों का कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, कितना ज़्यादा इन मतों का मूल्य रहता है। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जिन्हें सत्ता की आकांक्षा थी उन्हें सामान्य जनता के पास पहुंचने के लिए संपर्क सूत्र की भी आवश्यकता थी। इस पृष्ठभूमि में राजनीति में जाति की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती गई और इस स्थिति को दृष्टि में रखते हुए जयप्रकाश नारायण ने एक बार कहा था कि जाति भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण दल है। अर्थात जयप्रकाश नारायण जी का कहना था कि इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी तो कास्ट है। कास्ट भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण दल है, अन्य दलों का स्थान तो बाद में आता है। क्योंकि उनका कहना था कि राजनीति में जाति की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण हो गई है कि जातियां जो है वो राजनीति की पूरक बन गई है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में जयप्रकाश नारायण ने जाति को भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण दल के रूप में कहा है। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि किसने कहा है कि जाति भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण दल है। तो इसका करेक्ट आंसर जयप्रकाश नारायण होगा, आप ध्यान में रखेंगे। अब ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि प्रोफेसर वीके मेनन का एक स्टेटमेंट है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के राजनीतिक क्षेत्र में जाति का प्रभाव पहले की अपेक्षा बढ़ा है। बिल्कुल सही बात है। स्वतंत्रता के बाद यह सोचा गया था कि जातियों की जो भूमिका है, जातियों का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा राजनीति से। लेकिन आप देखेंगे, आप जब अवलोकन करेंगे, आप जब ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि स्वतंत्रता के बाद भारत के राजनीतिक क्षेत्र में जाति का प्रभाव पहले की अपेक्षा बिल्कुल बढ़ा है। ओके फ्रेंड्स, मॉरिस जोन्स भी यह स्वीकार करते हैं और यह लिखते हैं कि जाति के लिए राजनीति का महत्व और राजनीति के लिए जाति का महत्व पहले की तुलना में बढ़ गया है। जिसे हम राजनीति में जातिवाद से पुकारते हैं वह वास्तव में जाति का राजनीतिकरण है। तो यह स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यह स्टेटमेंट किसका है कि जाति के लिए राजनीति का महत्व और राजनीति के लिए जाति का महत्व पहले की तुलना में बढ़ गया है। जिसे हम राजनीति में जातिवाद से पुकारते हैं वह वास्तव में जाति का राजनीतिकरण है। तो यह स्टेटमेंट मॉरिस जोन्स जी का है। ऐसे यहां पे आप एक बात ध्यान में रखेंगे कि जो जाति का राजनीतिकरण, ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, जाति का राजनीतिकरण, इससे जो जुड़े हुए स्कॉलर हैं वो है रजनी कोठारी जी। रजनी कोठारी जी का कहना है कि द कास्टिज्म इन पॉलिटिक्स इज नथिंग बट पॉलिटिजेशन ऑफ कास्ट, यानी कि राजनीति में जातियां और कुछ नहीं बल्कि जातियों का राजनीतिकरण है। ओके, तो जाति का राजनीतिकरण से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट स्कॉलर हैं उनका नाम है रजनी कोठारी। मॉरिस जोन्स जी यहाँ पे अपने स्टेटमेंट में सिर्फ जाति का राजनीतिकरण शब्द का प्रयोग किया है। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट है फ्रेंड कि ग्रैनविल ऑस्टिन जी का कहना है कि स्थानीय और राज्य स्तर की राजनीति में जातीय संघ और समुदाय निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने में ठीक उसी प्रकार भूमिका निभाते हैं जिस प्रकार पश्चिमी देशों में दबाव गुट, यानी उनका कहना है कि जिस प्रकार से वेस्टर्न कंट्रीज में जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो जिस प्रकार से निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, उसी प्रकार से भारत में स्थानीय और राज्य स्तर की राजनीति में जो जातीय संघ है और जो समुदाय हैं वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा लिए गए निर्णयों को, उनके डिसीजंस को, उनके पॉलिसीज को
ओके, उनके द्वारा निर्मित की गई नीतियों को प्रभावित करने का काम करता है। तो ये स्टेटमेंट को आप ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक राजनीति में जाति की भूमिका का अध्ययन जो है वो इन बिंदुओं के आधार पर आप कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है, निर्णय प्रक्रिया में जाति के तत्व की प्रभावशाली भूमिका, यानी कि अफेक्टिव रोल ऑफ कास्ट एलिमेंट्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जैसे कि आप देखेंगे कि भारत में जातियां जो है वो संगठित होकर राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने का कार्य करती है। फॉर एग्जाम्पल, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण के प्रावधान रखे गए हैं, जिस कारण यह जातियां संगठित होकर सरकार पर प्रभाव डालती है कि इन सुविधाओं को और अधिक वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाए। आपको याद होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब निर्मित हुआ था तो उस समय ये जो आरक्षण है एससी और एसटी के लिए, यानी स्केड्यूल्ड कास्ट और स्केड्यूल्ड ट्राइब के लिए, ये जो रिजर्वेशन है वो 10 वर्षों के लिए मात्र रखा गया था। लेकिन ये जो जातियां हैं वो हमेशा सरकार पर प्रभाव डालती हैं कि इन रिजर्वेशन को और अधिक वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाए। फ्रेंड्स, भारत के अंतर्गत आप देखेंगे कि अन्य जो जातियां हैं, अन्य पिछड़ी जातियों द्वारा भी आरक्षण की मांग की गई और मंडल आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 1993-94 में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की घोषणा भी इसी बात को स्पष्ट करती है। आप ध्यान में रखेंगे कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 340 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग और उनकी पहचान के लिए एक आयोग की स्थापना की जाएगी। और इस कॉन्टेक्स्ट में सन 1979 के अंतर्गत जनता पार्टी द्वारा बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में एक मंडल आयोग का गठन किया गया था। ओके, एक मंडल कमीशन का गठन किया गया था। आप यह भी ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स कि 1990 के अंदर विश्वनाथ प्रताप सिंह के सरकार के द्वारा इस निर्णय को लागू करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री रहते हैं तो उन्हीं के द्वारा, यानी कि पहली बार प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा ही पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की गई थी। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड कि राजनीतिक दलों में जो निर्णय लिए जाते हैं वो जातिगत आधार पर लिए जाते हैं, यानी कि टेकिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट इन पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, पॉलिटिकल पार्टी जो निर्णय लेते हैं वो कास्ट के बेसिस पर लेते हैं। जैसे कि भारत में सभी राजनीतिक दल लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करते समय जातिगत आधार पर निर्णय लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि यह जो स्थिति है वो सिर्फ एक राज्य के अंतर्गत है। आपको यह स्थिति कम अधिक रूप में सभी राज्यों में देखने को मिल जाएगी और सभी दलों एवं सभी राजनीतिक दलों द्वारा इसी व्यवहार को अपनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि मंत्रिमंडलों के निर्माण में जातिगत प्रतिनिधित्व देखने को आपको मिलेगा। ओके, ये भी है। जैसे कि मेयर के अनुसार जातीय संगठन राजनीतिक महत्व के दबाव समूह के रूप में प्रवृत्त है। मेयर एक स्कॉलर है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि जातीय संगठन राजनीतिक महत्व के दबाव समूह के रूप में प्रवृत्त है। भारतीय राजनीति में उनकी भूमिका वही है जो भूमिका यूरोप और अमेरिका में हित समूह की है, यानी कि इंटरेस्ट ग्रुप की है। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स की कास्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जाति एवं प्रशासन।
इसके अंतर्गत आप देखेंगे फ्रेंड्स कि जो जातियां हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस में भी अफेक्ट डालती हैं, अर्थात जो प्रशासनिक निर्णय लिए जाते हैं, ओके, जो प्रशासनिक निर्णय लिए जाते हैं उन्हें भी प्रभावित करने का कार्य करती है, उन्हें भी अपने अनुरूप ढालने का कार्य करती है, ताकि उनका जो हित है वो अधिकतम हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य राजनीति में जाति यानी कास्ट इन स्टेट पॉलिटिक्स। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स माइकल ब्रेचर जी का कहना है कि अखिल भारतीय राजनीति की अपेक्षा राज्य स्तर की राजनीति पर जातिवाद का प्रभाव अधिक देखा गया है। इनका कहना है कि आप इंडिया लेवल पर देखिए, इंडिया के पॉलिटिक्स को देखिए और एक स्टेट पॉलिटिक्स के अंतर्गत देखिए, तो आपको स्टेट के अंतर्गत जाति का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा इंडियन पॉलिटिक्स के कंपैरिजन में। ओके, उनका कहना है कि किसी भी राज्य की राजनीति जातिगत प्रभाव से अछूती नहीं रही है, चाहे वो किसी भी राज्य की राजनीति हो, वहां पे आपको जातिगत प्रभाव देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बिहार, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान आदि राज्यों की राजनीति का अध्ययन बिना जाति गणित के आधार पर आप कर ही नहीं सकते। अर्थात आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान ऐसे राज्य हैं जहां के राजनीति का आपको अगर वास्तविक रूप में अध्ययन करना है तो सबसे पहले आपको कास्ट के मैथमेटिक्स को समझना होगा। ओके, राज्यों की राजनीति में जाति का प्रभाव कितना अधिक प्रतीत हो रहा है कि टीकर जैसे विद्वानों ने विचार व्यक्त किया है कि भारत के बहुत बड़े भाग में आगे आने वाले अनेक वर्षों तक राज्यों की राजनीति जातियां की राजनीति बनकर रहेगी। ओके, तो ध्यान में रखेंगे आप सभी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कास्ट इन स्टेट पॉलिटिक्स। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड कि एक विशेष बात यह है कि संविधान के अंतर्गत जातिगत आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उसने जाति को और प्रभावशाली बनाया है तथा राजनीति पर जाति की पकड़ और गहरी हो गई है। लेकिन फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखने वाली यह भी है, एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि चुनाव में जाति की भूमिका सामान्य परिस्थितियों में ही रहती है। यदि चुनाव के अंतर्गत कोई महत्वपूर्ण प्रश्न या समस्या सामने हो तो फिर जाति के तत्व का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का जो नारा है और 1977 के लोकसभा चुनाव में लोकतंत्र बनाम तानाशाही और 1984 के लोकसभा चुनाव में राजीव लहर और सहानुभूति लहर और 2014 में मोदी लहर के कारण जाति के तत्वों का प्रभाव नगण्य हो गया था। ओके, तो ध्यान में रखेंगे आप सभी कि जाति की जो भूमिका है वो चुनाव में एक नॉर्मल सिचुएशंस में ही रहती है, लेकिन जब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जब हम लोगों के समक्ष हो तो उस समय जो जाति का प्रभाव है वो नगण्य हो जाता है, कम हो जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है कि एक महत्वपूर्ण स्कॉलर हैं कास्ट पॉलिटिक्स से जुड़े हुए, उनका नाम है रुडोल्फ एम रुडोल्फ। वो बात करते हैं कि अपने परिवर्तित रूप में जाति व्यवस्था ने भारत में कृषक समाज में तथा भारतीयों की आपसी दूरी कम कर उसे अधिक समान बनाकर समानता के विकास में सहायता दी है। तो ये उनका इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान में रखेंगे आप सभी। फ्रेंड्स रुडोल्फ एवं रुडोल्फ जी की दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जो हमेशा ही यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनमें फर्स्ट है द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया जो कि 1967 के अंतर्गत पब्लिश होती है, और सेकेंड है परसुएट ऑफ लक्ष्मी जो कि 1987 के अंतर्गत पब्लिश होती है। तो ये दो बुक का नाम आप याद रखेंगे क्योंकि बुक्स और
उनसे रिलेटेड ऑथर का नाम हमेशा ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है कि इनके द्वारा दो कॉन्सेप्ट भी दिए गए हैं, एक है कॉन्सेप्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल मोबिलाइजेशन और सेकेंड है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकल मोबिलाइजेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रुडोल्फ एम रुडोल्फ का कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकल मोबिलाइजेशन क्या है। ओके, तो वर्टिकल का हिंदी होता है ऊर्ध्वाधर, ओके, और मोबिलाइजेशन का हिंदी होता है लामबंद। तो रुडोल्फ एम रुडोल्फ का कहना था कि एक विशेष रीजन के अंतर्गत आप जाएंगे तो आपको डिफरेंट कास्ट नजर आएंगे। ओके, कुछ लोअर कास्ट्स होंगे और कुछ हायर कास्ट्स होंगे। तो जो लोअर कास्ट हैं, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि जो लोअर कास्ट हैं वो हायर कास्ट के कल्चर्स, उनके प्रैक्टिसेस, उनके वैल्यूज को एक्सेप्ट करती हैं और साथ ही साथ उन्हें फॉलो भी करती हैं। और इसी अवधारणा को, इसी प्रकार की जो प्रवृत्ति अपनाई गई है लोअर कास्ट का, ये जो प्रवृत्ति है हायर कास्ट के प्रति, ये जो अभिवृत्तियां हैं, ये जो झुकाव है उनके कल्चर के प्रति, यही जो है वो वर्टिकल मोबिलाइजेशन कहलाता है। और अपने कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकल मोबिलाइजेशन में रुडोल्फ एम रुडोल्फ यही बात करते हैं। फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल मोबिलाइजेशन के तहत रुडोल्फ एम रुडोल्फ का कहना है कि एक सोसाइटी के अंतर्गत जो लोअर कास्ट हैं वो हायर कास्ट की कल्चर्स, प्रैक्टिसेस और उनके वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करती है और ना ही उनके इन कल्चर्स और वैल्यूज को फॉलो करके चलती हैं, बल्कि उनका एक पार्टिकुलर कल्चर होता है, उनका एक पार्टिकुलर प्रैक्टिसेस होता है, उनकी एक पार्टिकुलर वैल्यूज होती हैं और वे अपने ही मूल्यों, अपने ही संस्कृति को मान्यता देते हैं, दूसरे के विचारों को फॉलो नहीं करते हैं। किसी भी प्रकार के हायर कास्ट के कल्चर को वो एक्सेप्ट नहीं करती हैं, ना ही उनका अनुसरण करती हैं। वो सिर्फ अपने कल्चर, अपने संस्कृति, अपनी पहचान, अपनी मान्यताओं, अपने मूल्यों को प्रेफरेंस करती हैं। तो इसी को हॉरिजॉन्टल मोबिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ने यह कहा है कि जातियां जो है वो दो प्रकार से मोबिलाइज हो रही है। एक है क्षैतिज लामबंद, जिसे हम कॉन्सेप्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल मोबिलाइजेशन के नाम से जानते हैं, और दूसरी है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकल मोबिलाइजेशन, जिसे हम ऊर्ध्वाधर या लंबवत लामबंद के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप सभी, ये कॉन्सेप्ट जो है रुडोल्फ एम रुडोल्फ जी का है, ये क्वेश्चन के रूप में आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट जातियों के नाम नजर आ रहे होंगे और कुछ राज्यों के नाम नजर आ रहे होंगे। इसके तहत आप ये समझ सकते हैं कि किन राज्यों की राजनीति में किस जाति की प्रधानता सबसे अधिक है। जैसे कि आंध्र प्रदेश की राजनीति में जिस जाति की प्रधानता सबसे अधिक है उसका नाम है कम्मा रेड्डी। गुजरात में पाटीदार अनाविल, कर्नाटक में लिंगायत वोकलिंगा, केरल में एजबा नायर हिंदू ईसाई, महाराष्ट्र में मराठा महार, तमिलनाडु में ब्राह्मण अब्राह्मण नाडार जाति संघ, राजस्थान के अंतर्गत आप देखेंगे तो जाट राजपूत जातियों की राजनीति में प्रधानता सबसे अधिक है। बिहार के अंतर्गत राजपूत ब्राह्मण कायस्थ, उत्तर प्रदेश स्वर्ण दलित, उड़ीसा में आदिवासी या पिछड़ी जातियां, अगड़ी जातियां की प्रधानता जो है वो राजनीति में सबसे ज़्यादा अधिक है। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी, आपसे क्वेश्चन में पूछी जाती है यूजीसी नेट एग्जाम में कि कर्नाटक में निम्नलिखित में से किस जाति की प्रधानता है, तो आपको याद रखना है लिंगायत वोकलिंगा। इस तरह से आप इसे याद कर लेंगे। महाराष्ट्र में मराठा महार, ओके, तमिलनाडु में ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण, उसी को अब्राह्मण यहाँ पे लिखा गया है। तो ध्यान में रखेंगे,
क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी भी गई है और आगे भी पूछी जा सकती है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ कुछ मैंने इंपॉर्टेंट बुक्स को भी इंक्लूड कर दिया है क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अतुल कोहली जी की बुक है इंडियाज डेमोक्रेसी एंड एनालिसिस ऑफ चेंजिंग स्टेट सोसाइटी रिलेशन 1998। सेकेंड है डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट इंडियाज ग्रोइंग क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी 1991। थर्ड है द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी 2001, द स्टेट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, द पॉलिटिक्स ऑफ रिफॉर्म 1985। ओके तो ये अतुल कोहली जी के द्वारा लिखी गई इंपॉर्टेंट बुक्स है, ध्यान में रखेंगे आप सभी। आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं बुक और उनसे रिलेटेड ऑथर्स के नाम, तो इसलिए मैंने जो है इनके इंपॉर्टेंट बुक्स को इंक्लूड कर दिया है। नेक्स्ट है पॉल आर ब्रास जी के कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे कि एन इंडियन पॉलिटिकल लाइफ, चरण सिंह एंड कांग्रेस पॉलिटिक्स 1937 टू 1961, जो कि 2011 में पब्लिश हुई थी। ये वॉल्यूम फर्स्ट था इनका। वॉल्यूम सेकेंड में चरण सिंह एंड कांग्रेस पॉलिटिक्स 1957 टू 1967, जो कि 2012 में पब्लिश हुई है। नेक्स्ट है चरण सिंह एंड कांग्रेस पॉलिटिक्स 1967 टू 1987, जो कि 2014 में पब्लिश हुई है। ये वॉल्यूम 3 था। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस 1994, ये इनकी सबसे फेमस रचना है, आप ध्यान में रखेंगे। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस पॉल आर ब्रास जी की सबसे फेमस रचना है, ध्यान में रखेंगे आप सभी। 1994 में ये पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट है एथनिसिटी एंड नेशनलिज्म थियरी एंड कंपैरिजन 1991 में ये बुक पब्लिश हुई है। नेक्स्ट है कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इंडियन सोसाइटी 1885 टू 1985, जो कि 1987 में पब्लिश हुई है। नेक्स्ट है एथनिक ग्रुप्स एंड द स्टेट, जो कि 1985 में आई है। कास्ट फिक्शन एंड पार्टी इन इंडियन पॉलिटिक्स, और है इनकी एक पुस्तक है लैंग्वेज रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन नॉर्थ इंडिया, जो कि 1974 में पब्लिश हुई है। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी इन पुस्तकों को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कास्ट फैक्शन एंड पार्टी इन इंडियन पॉलिटिक्स का 2 वॉल्यूम है। वॉल्यूम फर्स्ट जो कि 1984 में पब्लिश हुई थी और वॉल्यूम सेकेंड जो कि 1985 में पब्लिश हुई थी। ऐसे इनकी एक पुस्तक सबसे ज़्यादा पूछी गई है एग्जाम में, वो है द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, जो कि 1994 में पब्लिश होती है। तो इसे आप बिल्कुल ही ध्यान में रखेंगे, लर्न कर लेंगे आप इसे। ओके तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपने ओपिनियन को, अपने सजेशन को, और इस वीडियो को अपने सारे उन दोस्तों तक भी शेयर कीजिए जो यूजीसी नेट एग्जाम पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तथा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी यह वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है। ओके और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने इस चैनल में इसी प्रकार की वीडियोज को लेकर आता रहता हूं। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के ऊपर मैंने 2 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की है। ओके अगर आप उन वीडियोज को नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर, या फिर उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर उन वीडियोज को देख सकते हैं। तभी आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से बिल्ड कर पाएंगे। ओके तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो के देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।